हमारी ये धरती जिस पर खड़े बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मैदानी भाग, जहाँ पर बहती नदियाँ, बड़े बड़े देश, पहाड़ी धरती तो कहीं पर उड़ती रेत से भरे रेगिस्तान, कहीं पर पानी की भरमार है तो कहीं पर पीने के पानी की मार, कहीं पर सूखी बंजर पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पर पेड़ पौधों से आच्छादित पहाड़ियाँ, कहीं पर वर्षा वन है तो कहीं पर उष्णकटिबंधीय वन, कहीं बड़े बड़े घास के मैदान है तो कहीं पर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, कहीं पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है तो कहीं पर वर्ष भर तापमान माइनस में रहता है। बड़े बड़े वन्य जीवों से लेकर छोटे छोटे बैक्टीरिया, इतनी सब विविधताओं से भरी हमारी ये प्यारी धरती आकाश से देखने पर और भी सुंदर लगती है। हमारी धरती हमारे सौर मंडल के तीसरे नंबर का ग्रह है। साथ ही ये इस ब्रह्मांड का अभी तक ये पहला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं, जीवन पनप रहा है, सदियों से था, सदियों तक रहेगा। इन्हीं सब विविधताओं से भरी ये धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में दिन और रात बनाती है। प्रकृति ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। ये अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम बनते रहते हैं। यहाँ का सघन वायुमंडल, जिसमें प्राण वायु है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसके कारण यहाँ पर 1 साल होता है। विविधताओं से भरी ये पृथ्वी क्या हमेशा से ही इतनी सुंदर रही थी? इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ? क्या हमेशा से मानव था या फिर अभी पिछले कुछ सालों से ही मानव है? इस धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह के जीवन ने जन्म लेना शुरू किया? सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण का निर्माण हुआ या फिर किसी जीव का? सवाल बहुत सारे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह हमें उस जगह पर मिलेंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में ना तो स्पेस था, ना ही टाइम, ना ही किसी प्रकार के कोई तारे थे, ना ही मिल्की वे जैसी गैलेक्सी और ना ही पृथ्वी जैसे कोई ग्रह है और ना ही हमारा चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह था। कुछ नहीं था। ये सारा मैटर सिर्फ एक पॉइंट में समाया हुआ था, जिसका आकार एक एटम से भी बहुत छोटा था। लेकिन पता नहीं अचानक किस कारण से इस छोटे से पॉइंट ने बढ़ना शुरू किया। इस बढ़ते पॉइंट ने अचानक इतना बड़ा आकार ले लिया और एक बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण देखते ही देखते हर जगह ब्रह्मांड पैदा हो गया। जहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर अब हाइड्रोजन गैस के बादल बिखरे हुए थे। हर जगह प्योर एनर्जी भरी हुई थी। इन्फ्लेशन के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और समय गुजरने के साथ साथ इस टेम्परेचर ने कम होना शुरू किया। इन्फ्लेशन के कारण एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लो बन गया। तभी जन्म हुआ एक नई ताकत का, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। इस ग्रेविटी ने ही ब्रह्मांड में फैले हुए इस प्योर एनर्जी के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना शुरू किया और जन्म हुआ पहले एटम का, जिसके कारण देखते ही देखते पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन के एटम से भर गया। हाइड्रोजन के एटम से भरने के बाद इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी का मान बढ़ने लगा और इस बढ़ती ग्रेविटी ने हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया। लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने ही चारों तरफ दूर भागती प्योर एनर्जी और एटम्स को पास लाने को मजबूर किया, जिससे एक ही जगह पर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। और इस मटेरियल के इकट्ठा होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं के बीच न्यूक्लियर फिशन जैसी अंतहीन चलने वाली जबरदस्त विस्फोट वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया ने जन्म दिया पहले तारे को। ब्रह्मांड में इस तरह से एक ही समय में इस ब्रह्मांड में हर जगह अरबों तारों ने जन्म ले लिया और ये ब्रह्मांड तारों से भर गया। इन्हीं तारों की लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने आसपास फैले छोटे तारों को अपने अंदर समाना शुरू किया और बहुत सारे तारों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे अरबों ग्रुप इस ब्रह्मांड में बन गए, जिसमें खरबों तारे समाये हुए थे। इन खरबों तारों के समूह को
हमने आकाश गंगा कहा। उन्हीं आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा मिल्की वे में हमारे तारे यानी सूरज का जन्म हुआ। हमारा ये तारा काफी बड़ा था, साथ ही इसकी ग्रेविटी भी बहुत जबरदस्त थी, जिसकी वजह से आसपास घूम रही धूल, डस्ट, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। यहाँ चक्कर लगा रहे पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। समय गुजरने के साथ यहाँ का टेम्परेचर कम होने लगा और सूरज के चारों तरफ घूमने वाले इन पार्टिकल्स में भी ग्रेविटी ने जन्म लिया। ग्रेविटी के कारण उड़ती धूल, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स आसपास आने लगे और इनका टेम्परेचर बढ़ने लगा। शुरुआती ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ऐसी धूल गैस के बादल घूमने लगे। इन बादलों में बढ़ती ग्रेविटी ने इन्हें बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जिसके कारण ये इस स्पेस में बड़े बड़े आग के गोले जैसे दिखाई देते थे। लगातार चलते ब्रह्मांड में इस प्रोसेस के कारण यहाँ का तापमान लगातार कम होने लगा और इस लगातार कम होते तापमान ने इन गैस के बादलों को और ज्यादा पास ला दिया। डस्ट और गैस के बादलों ने मिलकर के सॉलिड क्रस्ट बनाना शुरू किया। सॉलिड क्रस्ट के बनते ही हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे आज की पृथ्वी जैसा ही बन गया था, लेकिन ये आज की पृथ्वी से काफी ज्यादा बड़ा था और ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था। लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने ही धूल और गैस के बादलों को पास में लाना शुरू किया, तो ये गैस के बादल एक धधकता हुआ गोला बन गए। इस धधकते हुए गोले का प्रारंभिक तापमान 1700 से 1400 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बहुत ज्यादा था। ये बिल्कुल आज के वीनस ग्रह जैसा ही था, जहां पर हमेशा आग बरसती रहती थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि इस आग के गोले पर भविष्य में जीवन पनपने वाला है। आज की तुलना में उस समय की पृथ्वी का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आग का गोला ठंडा होकर आज की पृथ्वी जैसा बन गया? ऐसा क्या हुआ कि इसका आकार भी कम हो गया? शुरुआती ब्रह्मांड काफी उथल पुथल भरा था। इस समय का जीवन पूरे तरीके से विनाश का था। हर तरफ विनाश ही विनाश हो रहा था। स्थिरता का तो नामो निशान नहीं था। भले ही पृथ्वी का जन्म हो चुका था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा था और ये लगातार ठंडी हो रही थी। मुसीबतें अभी यहाँ पर कम नहीं हुई थी। शुरुआती इस उथल पुथल भरे ब्रह्मांड में हर समय पृथ्वी पर मेट्रोइड्स की बरसात हो रही थी। हर एक गिरते मेट्रोइड्स की वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो रहा था और इस टक्कर से तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर आग की लपटों से भरी लावा की नदियां बहने लगी। इस समय यहाँ पर ऑक्सीजन नाम का कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं था। बढ़ते तापमान के कारण यहाँ पर हर समय लाखों की संख्या में ज्वालामुखी फट रहे थे। इस समय की पृथ्वी को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि भविष्य में यहाँ पर जीवन होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को वैज्ञानिक रीडिंग नाम देते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहने वाले लावा की नदियों ने पृथ्वी के केंद्र की ओर बहना शुरू किया, जिससे पूरी पृथ्वी का लावा एक ही जगह जमा होने लगा और पृथ्वी का तापमान कम होने लगा, जिससे इसका सॉलिड क्रस्ट बना। लगातार फूटते ज्वालामुखी टक्कर होती उल्का पिंडों के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में गैस भी निकल रही थी। उल्का पिंडों की टक्कर और ज्वालामुखी से निकली गैसेस ने पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू किया। इसी समय पृथ्वी की ग्रेविटी भी लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहर जाती इन गैसों को पृथ्वी ने अपनी कक्षा में बांध कर रखा और इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ। भले ही हमें ये लगता हो कि यदि पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते या फिर उल्कापिंड नहीं टकराते तो पृथ्वी कब की ही ठंडी हो चुकी होती, लेकिन लगातार फटते ज्वालामुखी और टकराते उल्कापिंडों ने ही पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी सभी तत्वों को जुटाने का काम किया था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर लगातार होने वाली मेट्रोइड्स की बरसात में ही यहाँ पर पानी को जन्म दिया था। सुदूर अंतरिक्ष से आने वाले ये मेट्रोइड्स जमी हुई बर्फ के गोले होते थे,
जब ये पृथ्वी की सतह से टकराते तब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण तुरंत ही वाष्प में बदल जाते, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ बादलों का निर्माण होने लगा। इस वाष्प से बने बादल जब आपस में मिलकर के सघन होने लगे तो तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बादलों से बरसा पानी पृथ्वी की सतह पर गिरते ही भाप बन जाता और पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर कम कर देता। लेकिन ये टेम्परेचर अभी भी इतना ज्यादा था कि बारिश के रूप में बरसे पानी की बूंदें तुरंत ही भाप बन जाती थी। ये प्रक्रिया लगातार करोड़ों सालों तक चलती रही। लगातार बारिश होती रही। बारिश की बूंदें सतह से टकराती, भाप बन जाती और फिर बादल बनते। बादल फिर से बारिश करते। तो लगातार करोड़ों सालों तक चलती इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। इन टकराते बादलों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में तेज चमकती कड़कती बिजली हर समय हर पल चमकती रहती थी, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का निर्माण हुआ। लगातार चलती इस प्रोसेस के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसों का निर्माण हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति किसी मेट्रोएट्स के कारण नहीं हुई, बल्कि ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली गैस के एटम आपस में जुड़ते रहे और हर बार एक नए एटम का निर्माण करते रहे। जब वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स का बहुत ज्यादा संख्या में निर्माण हो गया, तब ये एटम पास पास आने लगे और आकाश में चमकती बिजली ने इन्हें और ज्यादा पास में ला दिया और इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिसके कारण पानी की जलवाष्प का निर्माण हुआ और ये जलवाष्प इकट्ठा होकर के बादल में बदलने लगी और इन बादलों के कारण ही पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होने लगी। पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। लग रहा था कि पृथ्वी अब किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में नहीं फंसेगी। अब यहाँ पर जीवन पनपने लगेगा। लेकिन पृथ्वी का आकार अब भी अपने सामान्य आकार से काफी बड़ा था। पृथ्वी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आकाश में मंगल ग्रह के बराबर आकार का एक ग्रह पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तेजी से बढ़ते इस मेट्रोएट्स ने पृथ्वी से एक जोरदार टक्कर की, जिसे हैवी बम्बार्ड कहते हैं। इस मेट्रोएट्स का नाम था थिया। थिया नाम के मेट्रोएट्स से टकराने के बाद पृथ्वी एक बार फिर से धूल धुएं का गुब्बार बन गई और इसका आकार डोनट शेप का हो गया। थिया और पृथ्वी के आपस में टकराने से पृथ्वी के ऊपर की क्रस्ट डैमेज हो गई और साथ ही साथ थिया की ऊपरी क्रस्ट भी डैमेज हो गई, जिससे पृथ्वी और थिया के आपस में मिलने से इसके चारों ओर डोनट शेप में धूल, गैस, मिट्टी और बड़े बड़े बादल घूमने लगे। लेकिन पृथ्वी की भारी ग्रेविटी की वजह से इनमें से अधिकतर अंश वापस पृथ्वी में समा गए, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी पृथ्वी के बाहर ही रह गया और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते हुए डस्ट के इस क्लाउड ने भी अपनी ग्रेविटी बढ़ाते हुए अपने क्रस्ट को ठंडा किया और सॉलिड सरफेस में बदल दिया। इस तरह हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास में था। आज आकाश में हमें जिस आकार का चंद्रमा दिखाई देता है, उस समय पृथ्वी के आकाश में आज की तुलना में 200 गुना बड़ा चांद दिखाई देता था। लेकिन लगातार दोनों के बीच बढ़ती दूरी ने ही आज इसे बहुत छोटा कर दिया है। जिस अवस्था से पृथ्वी गुजरी थी, उसी अवस्था से हमारा चंद्रमा भी गुजरने लगा। यहाँ भी लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और आकाश की उथल पुथल के कारण यहाँ पर लगातार मेट्रोएट्स की बारिश होने लगी, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी लावा की नदियां बहने लगी। ज्वालामुखी से निकली गैस ने इसके चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण किया, लेकिन चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा कम होने के कारण चंद्रमा इन सभी जीवन के तत्वों को ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाया और इस कारण से आज चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और यहाँ पर जीवन नहीं है। चंद्रमा पर बने वायुमंडल को रोकने के लिए चंद्रमा के पास इतनी ग्रेविटी नहीं थी कि वो उसे स्थिर रख पाता और इस कारण से जब चंद्रमा का वायुमंडल खत्म हो गया
तो इस पर एक बार फिर से मेट्रोइड्स की लगातार भारी बारिश होने लगी। चंद्रमा पर अस्तित्व लेते जीवन को खत्म कर दिया गया। मेट्रोइड्स की बारिश की वजह से चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स का निर्माण हुआ, जो हमें आकाश में देखने पर चंद्रमा पर दाग जैसे दिखाई देते हैं। पृथ्वी एक बार फिर से ठंडी होने लगी। पृथ्वी पर ज्वालामुखी और उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी।